कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कॉलेज के बाहर आर्यन की कार देखकर अनिका कार की तरफ भागकर जाती है और उसके पास पहुंचकर वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और वो देखती है कि अंदर दक्ष बैठा हुआ है। ये देखकर उसका मुंह लटक जाता है। दक्ष जो कंपनी में अपना काम कर रहा था, तभी उसके पास आर्यन का फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुम अनिका को लेने चले जाना। तब दक्ष चुपचाप से अनिका को लेने आ जाता है। अनिका बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी जी, आपके लिए एक सरप्राइज़ मेरा दोस्त तैयार कर रहा है, तो उसने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अनिका सरप्राइज़ का नाम सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा सुनती है जिसकी वजह से वो शॉक हो जाती है। दक्ष बोला, आर्यन ने आपको सुबह बताया होगा। दक्ष इतना कहकर चुपचाप से गाड़ी चलाने लगता है। अनिका अपने मन में कहती है, कहीं उसने मेरी बात को सीरियस तो नहीं ले लिया, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। यही सब सोचकर वो घबरा जाती है कि तभी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक जाने के बाद दक्ष अनिका को उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो देखता है कि अनिका घबरा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका घबरा क्यों रही है। वो तो सिर्फ उसे एक पार्टी में ले जा रहा है। दक्ष बोला, भाभी गाड़ी से उतर जाइए। अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर गाड़ी से उतर जाती है तो वो देखती है कि उसके सामने मुंबई का सबसे बड़ा मॉल है। वो मॉल को देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दक्ष गाड़ी से उतरकर कहता है, भाभी अंदर चलिए, यहाँ पर आपके लिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है। इतना कहकर वो उसे आगे चलने का इशारा करता है। अनिका चुपचाप से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अंदर पहुंचकर दक्ष उसे एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर जाता है जो उसका मेकअप करने वाली थी। वो अनिका का मेकअप काफ़ी अच्छे से करती है। अनिका का मेकअप हो जाने के बाद वो ड्रेस को चेंज कर लेने के बाद अनिका चेंजिंग रूम से बाहर आती है। अनिका के आने पर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, सबकी नज़र अनिका पर जाकर रुक जाती है और सबके मुँह से एक ही शब्द निकलता है, बेहद खूबसूरत। दक्ष अनिका को देखकर मन में कहता है, अब समझ आया कि आर्यन ने खुद अनिका के लिए ये ड्रेस क्यों चुनी थी। अनिका इतने सारे लोगों को खुद को यूं देखता देख मन में कहती है, क्या सच में मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? और बाहर आकर दक्ष के पास खड़ी होकर कहती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? दक्ष बोला, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ गई है आपकी तारीफ करने के लिए भाभी। अनिका बोली, मतलब क्या है? दक्ष बोला, मेरे कहने का मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अनिका बोली, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो शांत हो जाती है और मन में कहती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही आर्यन को परेशान कर लिया है। यही सब सोचते सोचते वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी बाहर आते हुए उसकी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक जाती है और उसके मुँह से निकलता है, राजवीर, ये तो वही इंसान है जो मेरे सपने में आया। यही सब सोचकर वो उस आदमी की तरफ जा ही रही थी कि दक्ष द्वारा उसे रोक लिया जाता है और दक्ष कहता है, आपको चलना चाहिए। अनिका चुपचाप से दक्ष की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसका नाम राजवीर था, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। वो आदमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है और अनिका को जाते हुए देखकर कहता है, मुझे मिल ही गई तुम। उसके पास में मौजूद एक आदमी कहता है, ये तो राजकुमारी अनिका है, आपकी होने वाली मंगेतर। राजवीर बोला, हाँ ये मेरे होने वाली मंगेतर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर मोनिका तनु के सामने होती है और कहती है, राजवीर इंडिया आ चुका है। तनु बोली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मोनिका बोली, आपको डर नहीं है? वो अनिका और आर्यन के रिश्ते के बीच आ जाएगा। तनु बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि आर्यन मल्होत्रा अपने प्यार को बचाने के लिए क्या क्या करता है। मोनिका बोली, लेकिन अभी अनिका को राजवीर के बारे में कुछ याद नहीं है। तनु बोली, मोनिका तुम चिंता मत करो। मोनिका बोली, आप पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं? तनु हाँ में सिर हिला देती है। एक तरफ दक्ष अनिका को पार्टी के लिए तैयार करवा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान केबिन के अंदर एक आदमी अपने सामने बैठी लड़की को देख रहा था। वो आदमी देखने में किसी राजा की तरह था। उसकी आंखों में सामने बैठी लड़की के लिए कोई दया नहीं थी। वो सामने बैठी लड़की को दयाहीन नज़रों से देख रहा था।
उसकी आंखों में एक ज्वाला थी, सामने बैठी लड़की को जला देने के लिए काफ़ी थी। वो आदमी और कोई नहीं, आर्यन मल्होत्रा था। आर्यन मल्होत्रा के सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। वो लड़की जानी पहचानी तो लग रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। आर्यन मल्होत्रा ने जब अनिका के गाल पर मीनाक्षी के हाथों के थप्पड़ देखे थे, तब वो पूरी तरह से मीनाक्षी को जान से मार देना चाहता था। जो भी उसकी अनिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने दक्ष को मीनाक्षी के बारे में पता लगाने के लिए कहा और दक्ष ने मीनाक्षी के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन ला कर दी। मीनाक्षी जब हॉस्टल से अपने घर जा रही थी, तब उसे घर का पता चलता है कि उसके पापा बैंकक्रप्ट हो गए हैं। ये सुनकर मीनाक्षी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पल में वो बैंकक्रप्ट कैसे हो सकते हैं। मीनाक्षी जब अपने पापा से पूछा कि हम अचानक से बैंकक्रप्ट कैसे हो सकते हैं, आपका बिजनेस तो सही चल रहा था, फिर अचानक से ये सब कैसे हो सकता है, तब मीनाक्षी के पापा ने बताया, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने जाने अनजाने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने एशिया ही नहीं, यूरोप के सबसे बड़ी जानी मानी हस्ती आर्यन मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। ये मुझे मेरे लोगों द्वारा पता चला है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही सलाह दी कि मैं जाकर आर्यन मल्होत्रा से माफ़ी मांग लूँ, वरना मेरा इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीनाक्षी ने अपने पापा से पूछा, पापा कहीं ये यूरोप वाले मल्होत्रा तो नहीं जो हाल ही में मुंबई आए हुए हैं? हाँ बेटा, तुमने सही बोला, ये वही यूरोप वाली मल्होत्रा फैमिली है। लेकिन हमारे परिवार में से किसने उन्हें गुस्सा दिला दिया, ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तभी उसके पापा के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आर्यन मल्होत्रा को उनकी बेटी ने नाराज़ किया है। जिस आदमी का फ़ोन मीनाक्षी के पापा को आया था, वो आदमी मीनाक्षी के पापा के लिए काम करता था। तब मीनाक्षी के पापा ने मीनाक्षी को ये सलाह दी कि वो जाकर आर्यन मल्होत्रा से माफ़ी मांग ले। मीनाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज तक कभी आर्यन मल्होत्रा से मिली भी नहीं, तो उन्हें उसने नाराज़ कैसे कर दिया। लेकिन वो अपने पापा की बात मानकर आर्यन मल्होत्रा से माफ़ी मांगने के लिए मल्होत्रा कॉरपोरेशन आ जाती है। उसे बड़ी मुश्किल से आर्यन मल्होत्रा से मिलने का मौका मिलता है और जब मीनाक्षी ने आर्यन मल्होत्रा का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान तो वही है जो अनिका से मिलने आया था। मीनाक्षी समझ चुकी थी कि ये सब अनिका की वजह से हुआ है, लेकिन वो आर्यन मल्होत्रा के फेशियल फीचर्स देखकर हैरान रह गई कि कोई इतना सुंदर भी कैसे हो सकता है। इसलिए कुछ सोचकर आर्यन मल्होत्रा से मिलती है। मीनाक्षी आर्यन मल्होत्रा को देखकर कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, आप तो वही हैं जो उस दिन कॉलेज में आए थे। आर्यन नफरत बड़ी नज़रों से मीनाक्षी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जो सॉफ्टनेस अनिका के लिए थी, वही मीनाक्षी के लिए नफरत और हार्डनेस दिख रही थी। अब वो एक अलग ही इंसान लग रहा था, मानो एक राजा को गुस्सा दिला दिया गया हो और वो अपने सामने बैठे इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हो। मीनाक्षी आर्यन के इस तरह से घूरने से असहज महसूस करती है। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसे पता नहीं क्यों आज उसको देखकर अंदर से डर लग रहा था। मीनाक्षी को आर्यन के चारों तरफ का ऑरा बड़ा खतरनाक लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो एक जाल में फंस चुकी हो, जिस जाल से उसे बाहर निकलना भारी सा हो रहा था। तभी उसे आर्यन की आवाज़ आती है। आर्यन गुस्से से मीनाक्षी से कहता है, अपने आप को थप्पड़ मारो। मीनाक्षी आर्यन की ये बात सुनकर कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं अपने आप को थप्पड़ क्यों मारूं? और मन में कहती है, आर्यन मल्होत्रा ऐसे कैसे किसी लड़की से बात कर सकता है? उनके सामने इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है और उसे एक नज़र देखने से पहले ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अपने आप को थप्पड़ मारो। तभी मीनाक्षी को आर्यन की गुस्से भरी आवाज़ आती है। वो एक पल को डर जाती है। आर्यन गुस्से में कहता है, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा अपने आप को थप्पड़ मारो। मीनाक्षी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उसे याद आता है कि उस दिन उसने गुस्से में अनिका को खींचकर थप्पड़ लगा दिया था। ये याद आते ही वो आर्यन मल्होत्रा की तरफ देखती है। आर्यन अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और कहता है, जल्दी भेजो। इतना कहकर वो फ़ोन को साइड में रख देता है और कहता है, कोई बात नहीं, आपका काम मैं आसान कर देता हूँ।
मीनाक्षी को ये बात समझ में नहीं आती। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक लड़की अंदर आती है। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। वो शायद आर्यन मल्होत्रा की पर्सनल असिस्टेंट थी। वो लड़की आकर आर्यन मल्होत्रा की तरफ देखकर कहती है, जी बॉस, आपने मुझे बुलाया? आर्यन मल्होत्रा, मानवी ये आर्यन मल्होत्रा बोला, मानवी, ये जो लड़की खड़ी है इसे खींचकर थप्पड़ लगाओ और तब तक लगाते रहो जब तक कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहता। मानवी देखने से एक प्रोफेशनल लग रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसकी उम्र 22-23 के आसपास की थी। मानवी मीनाक्षी की तरफ देखती है और मन में कहती है, लगता है इस लड़की ने बॉस को रिझाने की कोशिश की है। इतना कहकर वो खींचकर मीनाक्षी के गाल पर थप्पड़ मारती है। मीनाक्षी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही उसके कान सुन्न हो जाते हैं। उसे ढंग से कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाने के बाद गुस्से में मानवी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मीनाक्षी के इतना बोलते ही मानवी उसे एक और थप्पड़ खींचकर लगाती है। मीनाक्षी दोबारा कुछ कहती तभी उसे एक और थप्पड़ पड़ता है। ऐसे ही एक एक करके उसे कई सारे थप्पड़ पड़ते हैं। मीनाक्षी का चेहरा लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर मानवी के हाथों के निशान छप चुके थे और कहीं कहीं तो उसके चेहरे पर खून भी निकल रहा था, मानवी के नाखूनों के कारण। मानवी के रुकते ही आर्यन गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा। मानवी बोली, सॉरी बॉस। इतना कहकर वापस से मीनाक्षी को मारने लगती है। मीनाक्षी ज़मीन पर बैठकर माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अनिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मानवी को रोकिए, मेरे चेहरे से खून निकल रहा है। उसकी इतनी विनती करने के बावजूद आर्यन ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। मानवी ने मीनाक्षी के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मीनाक्षी की आंखों से लगभग आंसू ही निकल गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मानवी को रोके, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से सूज चुका था मानवी के थप्पड़ से। मानवी एक और थप्पड़ मारती कि उसे आर्यन की आवाज़ आती है और वो कहता है, रुक जाओ। मानवी तुरंत रुक जाती है। आर्यन मीनाक्षी का चेहरा ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाई स्माइल आती है। आर्यन मानवी की तरफ देखकर कहता है, काफ़ी अच्छे से चाटा मारा है तुमने, लगता है इसकी ट्रेनिंग ली है। मानवी अपनी तारीफ सुनकर धीरे से कहती है, बॉस, हम लड़कियों के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो किसी भी लड़की को अगर मारने पर आ जाती तो मैं उसका बुरा हाल कर देती हूँ। आर्यन बोला, इस बार तुम्हें सैलरी डबल मिलेगी, तुम जा सकती हो। मानवी सैलरी डबल होने के नाम से खुश हो जाती है और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। आर्यन मीनाक्षी की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ। मीनाक्षी चुपचाप से उस कमरे के बाहर चली जाती है। उसने आज तक इतने थप्पड़ कभी भी नहीं खाए थे। उसके पापा ने उसे आज तक हाथ तक नहीं लगाया था। वो हमेशा पापा की परी बनकर रही थी। लेकिन आर्यन मल्होत्रा ने उसे एक पर्सनल असिस्टेंट द्वारा इस तरह थप्पड़ मरवाया था। ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर्सनल असिस्टेंट मानसी बाहर आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करके कहती है, मेरे हिसाब से एक लड़की ने आपके रास्ते में आने की हिम्मत की है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है, तुम उस लड़की की फ़ोटो मुझे भेजो, मैं उस लड़की को बताती हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आर्यन को सेड्यूस करने की। मानवी बोली, ठीक है, आपको उसकी फ़ोटो भेजती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। मानवी फ़ोन की तरफ देखकर कहती है, इसमें आज मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ, मेरी सैलरी भी डबल हो गई और मेरे हाथों की खुजली भी मिट गई। इतना कहकर वो मुस्कुराती है और अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा केबिन के अंदर बैठा था कि तभी उसके पास दक्ष का फ़ोन आता है। फ़ोन पर दक्ष बोला, भाभी तैयार हो गई हैं, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं पार्टी में जाने से पहले इतनी घबरा क्यों रही हैं। आर्यन दक्ष के मुंह से ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और अपनी जगह पर खड़े हो जाता है। आर्यन अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़की कितनी जल्दी डर जाती है। चलो कोई बात नहीं, आज इसको थोड़ा और परेशान करने में मज़ा आएगा पार्टी में। इतना कहकर वो केबिन से बाहर आ जाता है। आर्यन मल्होत्रा केबिन से बाहर आकर अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में वो कंपनी से बाहर निकलकर अपने ड्राइवर का इंतज़ार करता है
और ड्राइवर थोड़ी देर में आ जाता है। आर्यन मल्होत्रा गाड़ी के अंदर बैठकर उस पार्टी प्लेस के पास वाले होटल में जाने को कहता है। थोड़ी देर में आर्यन मल्होत्रा अपनी कंपनी से पार्टी वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। मीनाक्षी गुस्से से कंपनी से बाहर आकर अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है और मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अनिका तैयार होकर पार्टी के बाहर इंतजार कर रही थी। उसके पास में खड़ा दक्ष अपने फ़ोन से आर्यन को फ़ोन करता है। दक्ष जैसे ही फ़ोन करने जा रहा था कि उसने देखा कि उसका दोस्त आ रहा है। आर्यन ने ब्लू कलर का सूट पहना था और उसके जेब में लाल रंग का रुमाल रखा हुआ था। वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा से सुंदर लग रहा था, लेकिन इस समय उसकी सुंदरता उसके चेहरे पर निखर कर आ रही थी, क्योंकि वो अनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका आर्यन को आता देख देखती रह जाती है और कहती है, कोई इंसान इतना सुंदर भी कैसे हो सकता है, लेकिन इसकी सुंदरता का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये निहायत ही बदतमीज़ इंसान है। अगर आर्यन ने अनिका की ये बात सुनी होती तो पक्का वो अनिका को उसकी पनिशमेंट देता कि मैं उसे कैसे बदतमीज कह सकती हूँ। रुद्र का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। आर्यन अनिका के पास आकर कहता है, चलो अंदर चलते हैं। अनिका खून करने वाली नज़रों से आर्यन की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने उसे कब बताया था कि वो उसे आज पार्टी में ले जाने वाला है। आर्यन अनिका को यूं गुस्से में देखकर समझ जाता है और वो मुस्कुराकर अनिका के पास आकर कहता है, मैं इतना भी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा हूँ कि तुम्हारी नज़रें मुझ पर से हटे ही नहीं। अनिका आर्यन की बात सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, मानो वो बता रही है कि तुम्हारी शक्ल ज़रा भी देखने लायक नहीं है, तो मैं तुम्हारी शक्ल को क्यों ही देखूंगी। आर्यन अनिका को ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करता देख मुस्कुराता है और कहता है, देखो तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई थी, अब तुम मेरे साथ इस पार्टी में नहीं जाओगी। तो फिर इतना कहकर वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चोट का नाम सुनकर अनिका को उसकी गलती याद आएगी और वो चुपचाप से उसके साथ पार्टी में जाएगी। चोट का नाम सुनकर अनिका अपने गुस्से को शांत कर लेती है और आर्यन से कहती है, चलो। दक्ष उन दोनों पति पत्नी के जोड़े को ऐसे बातें करता देख कहता है, मुझे अपने लिए भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। मैं कब तक ये बर्दाश्त करूँगा। ये दोनों मेरे सामने ही अपने प्यार का दिखावा करने लग जाते हैं। एक नखरा करती है तो दूसरा मनाने का काम करता है। मैं कब तक ऐसे सिंगल बैठा रहूँगा। और मेरे दोस्त को देखो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपनी चोट का फ़ायदा उठा रहा है और मेरी प्यारी सी भोली भाबली भाभी को उसकी बातों में फंस भी जा रही हैं। लेकिन जो भी कहो, इन दोनों की जोड़ी है बड़ी अच्छी। दोनों में प्यार तो है, मगर दिखाता सिर्फ एक है, वो है मेरा दोस्त। लेकिन दूसरी सिर्फ अपना गुस्सा दिखाती है। मेरी भाभी ऐसी क्यों है। आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर उस पार्टी के अंदर जाता है। पार्टी के अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पर कई जाने माने बिजनेसमैन आए हुए हैं। तभी उनमें से एक आदमी आर्यन की तरफ आता है और कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, हमें आशा नहीं थी कि आप इस पार्टी में आएंगे। आपने तो इस पार्टी में 4 चांद लगा दिए। अनिका, जो आर्यन के बगल में खड़ी होती है, वो उस आदमी की बात सुनकर मन में कहती है, ये इंसान आपकी पार्टी में 4 चांद लगा रहा है। मुझे तो बस इतना लग रहा है कि यहाँ पर सब लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं। सब के सब अपने अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आए हैं और ये अंकल कुछ ज़्यादा ही आर्यन को मक्खन लगा रहे हैं। अनिका धीरे से आर्यन के कान में कहती है, ये अंकल तुम्हें इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं। आर्यन सामने खड़े इंसान से थोड़ी देर बात करता है, फिर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। अनिका उन दोनों को यूं बात करते हुए देख बहुत बुरी तरह बोर हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर सब बिजनेस की बातें ही क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र खाने पर जाती है, जिसे देखकर उसको भूख लगने लग जाती है। अनिका आर्यन को किसी और से बातें करता देख चुपचाप से वहाँ से खाने की तरफ चली जाती है। अनिका खाने के पास पहुंचकर वहाँ पर बने गुलाब जामुन को देखती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो गुलाब जामुन को प्लेट में निकालती है और उसे देखती है और कहती है, देख, अब तू मेरे पेट में जाने वाला है, तो तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, हाँ, कि तुम मुझे किस करो। अनिका ध्यान से गुलाब जामुन को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलाब जामुन उससे बात कैसे कर सकता है। वो तो उससे मजाक कर रही थी। गुलाब जामुन भी कभी मजाक करता है क्या। आर्यन जब अपनी बात खत्म करके अपने आसपास अनिका को ना देखकर थोड़ा घबरा जाता है,
फिर उसका ध्यान जाता है एक तरफ जहाँ अनिका गुलाब जामुन को इस कदर देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। उसे देखकर उसे अनिका की बचकानी हरकतों पर हंसी आ जाती है। आर्यन अपनी जगह से चलकर अनिका के पास जाता है और देखता है कि अनिका उससे बात कर रही है, तो वो उसे परेशान करने के लिए धीरे से ये बात कहता है। अनिका बोली, देख गुलाब जामुन, चुपचाप से मेरे पेट में चले जाओ और ये बात तनु दी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने मीठा खाया है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने मीठा खाया है तो पक्का वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो चुपचाप मैं तुझे खाने वाली हूँ, इतना कहकर वो उसे खाने लगती है। पीछे से आर्यन धीरे से कहता है, प्लीज़ मुझे मत खाओ। अनिका गुलाब जामुन खाते खाते रुक जाती है और ध्यान से गुलाब जामुन को देखती है और कहती है, ये गुलाब जामुन बोल रहा है लेकिन कैसे? इतना कहकर वो अपने सामने और अगल बगल देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और बाकी लोग भी तो गुलाब जामुन खा रहे हैं, उनके साथ गुलाब जामुन क्यों नहीं बात कर रहा है? अनिका गुलाब जामुन को देखती है और कहती है, और भी तो लोग तुझे खा रहे हैं, फिर तो मुझसे बात क्यों कर रहा है? पीछे से आवाज़ आती है और धीरे से आर्यन कहता है, क्योंकि तुम मुझसे बात कर रही हो। अनिका बेचारी चुपचाप से गुलाब जामुन को साइड में रख देती है और कहती है, मुझे नहीं खाना। पीछे खड़ा आर्यन अनिका की ऐसी बच्चों जैसी गुस्सा करते हुए देख मुस्कुराता है। दूर से खड़ा एक इंसान ये नज़ारा देख रहा था। वो इंसान और कोई नहीं, दक्ष था। दक्ष देख रहा था कि उसका दोस्त अनिका को किस तरह परेशान कर रहा है, तो उसका तो हंस हंस कर वहाँ पर बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसने तो अपना पेट पकड़ लिया था, उसका हंस हंस कर पेट दर्द कर रहा था। दक्ष उन दोनों को देखकर कहता है, अगर इन दोनों के साथ मैं थोड़े समय और रहा ना तो पक्का बोल रहा हूँ मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये दोनों कितना ज़्यादा हंसाते हैं। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अभी पार्टी में है, घर पर नहीं। तो वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करता है, लेकिन तब भी उसे हंसी आए ही जा रही थी। अनिका गुलाब जामुन की तरफ ना देखकर कुछ और देखने लगती है कि तभी उसे आवाज़ आती है, तो मुझे नहीं खाने वाली हो तुम? अनिका बच्चों जैसा क्यूट सा पाउट बनाकर गुलाब जामुन की तरफ देखकर कहती है और कहती है, तुझे खाऊं तो प्रॉब्लम, ना खाऊं तो प्रॉब्लम, मैं करूं क्या? तभी पीछे से आर्यन आकर कहता है, तो खा लो। अनिका आर्यन की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखकर कहती है, तुम कब आए? आर्यन हंसते हुए कहता है, जब तुम इस गुलाब जामुन से बातें कर रही थी। अनिका बोली, मतलब तुम इतनी देर से मेरे साथ मजाक कर रहे थे? आर्यन बोला, अपना मजाक तुम खुद बना रही थी। अनिका आर्यन की बात सुनकर चुप रह जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वही तो बैठकर गुलाब जामुन से बातें कर रही थी। क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने समय बाद उसे गुलाब जामुन को देखा था। तनु दी उसको कभी भी गुलाब जामुन नहीं खाने देती, क्योंकि उसे डायबिटीज़ थी। लेकिन अनिका के ज़्यादा जिद करने पर तनु उसके लिए शुगर फ्री मिठाई बना दिया करती थी। आर्यन अनिका का यूं लटका सा मुँह देखकर दुखी हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम खा लो, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि तुमने यहाँ पर मिठाई खाई है। ये सुनकर अनिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से कहती है, तनु दी को तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, ये हम दोनों का सीक्रेट है। अनिका जाकर आराम से सीट पर बैठ जाती है और गुलाब जामुन को अपनी लालच भरी आंखों से देखती है और उसे खाती है। उसे खाने के बाद उसे एक शांति मिलती है। उस गुलाब जामुन को पूरी तरह से स्वाद लेकर खाती है। अनिका को यूं गुलाब जामुन के मज़े लेते देख आर्यन मन में कहता है, तुम्हें अभी भी मिठाई पसंद है और तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बच्चों जैसी हो तुम। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी बचकानी हरकतें मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। इतना कहकर अनिका के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे बड़े प्यार से निहारने लगता है। अनिका जो गुलाब जामुन खा रही थी, उसने देखा कि आर्यन उसे देख रहा है, तो वो आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें भी खाना है तो तुम भी खा लो, लेकिन मेरे गुलाब जामुन को इस तरह से मत देखो कि वो बेचारा मेरे पेट में जाने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाए। आर्यन अनिका को देखकर पूछता है, तुम्हें ये बात किसने बताई? अनिका कुछ सोचने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता। आर्यन अपने मन में कहता है, तुम मेरी ही बातें मुझे समझा रही हो। अनिका वापस से अपने गुलाब जामुन खाने में व्यस्त हो जाती है। अनिका के गुलाब जामुन खा लेने के बाद वो अपनी जगह से खड़ी होती है, तो वो देखती है कि उसने तो आर्यन से पूछा ही नहीं कि उसे खाना है कि नहीं। अनिका बोली, आर्यन तुम्हें खाना है क्या गुलाब जामुन?
आर्यन बोला, हाँ खाना है। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़े हो जाता है और एक मुस्कान के साथ अनिका के पास बढ़ता है। अनिका यूं आर्यन को अपने पास आता देख कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। आर्यन शैतानी सी मुस्कान के साथ अनिका के कानों के पास आकर धीरे से कहता है, मुझे गुलाब जामुन नहीं, मुझे। इतना कहकर वो अनिका के लबों की तरफ देखता है। अनिका आर्यन को यूं अपने पास आता देख थोड़ी घबरा जाती है और जब उसकी बात सुनती है तब तो अनिका का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो गुस्से में आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन की मुस्कान देखकर तो अनिका का खून जलने लगता है। अनिका गुस्से में आर्यन से कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो और मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वो उससे 2 गज की दूरी मेंटेन करती है। मानो आर्यन के करीब आने पर अनिका को जोर से झटका लगने वाला हो। आर्यन मुस्कुराते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस चोट के होते हुए गुलाब जामुन खा पाऊंगा? अपनी बेचारी सी शक्ल बनाकर अनिका की तरफ देखता है। अनिका आर्यन की ये बात सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है, अच्छा ठीक है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, तो खिलाओ। इतना कहकर वो अपने मुंह की तरफ इशारा करता है। अनिका बेमन के साथ आर्यन को गुलाब जामुन खिलाती है और कहती है, ठीक है। इतना कहकर वो टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करती है और मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आर्यन उस चोट की वजह से मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आर्यन मुस्कुराते हुए अनिका को ऐसे सोचता देख मन में कहता है, बेवकूफ़ स्वीटहार्ट। तभी आर्यन के पास एक और बिजनेसमैन आता है। उस आदमी की उम्र 50 साल की लग रही थी। आर्यन अनिका से अपना ध्यान हटाकर उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर खुराना। मिस्टर खुराना आर्यन की तरफ देखकर कहते हैं, मैं तुम्हें याद हूँ। आर्यन अपने बॉसी ऑरा में वापस आ चुका था और वो सामने खड़े इंसान की तरफ ठंडे लहजे के साथ कहता है, आपको कैसे भूल सकता हूँ और आपकी बेटी को। इतना कहकर वो अनिका की तरफ देखता है। मिस्टर खुराना आर्यन की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपको मेरी बेटी याद है। पास में खड़ी अनिका जो इन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखकर मन में कहती है, अब ये लोग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसने जब आर्यन के मुंह से ये सुना कि मैं आपकी बेटी को कैसे भूल सकता हूँ, ये सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ऐसा क्यों कहा। आर्यन तिरछी नज़रों से अनिका की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। ये देखकर वो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने खड़े इंसान को कहता है, आपकी बेटी ने तो उस रात मेरी मदद की है। अनिका आर्यन से उस रात की बात सुनकर आर्यन की तरफ देखती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन और उस लड़की का क्या कनेक्शन है। उसको गुस्सा आ रहा था ये सुनकर, लेकिन क्यों उसे भी नहीं पता था। अनिका अपने मन में कहती है, इस फालतू इंसान को जो भी करना है करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वो मुंह बनाकर आर्यन की तरफ देखती है। अनिका आर्यन से कहती है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे फ़ोन पर तनुदी से कोई बात करनी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उन दोनों को यूं और बातें करता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आर्यन अनिका को जाते हुए देखकर मन में कहता है, चढ़ गई। इतना कहकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर कहता है, आपकी बेटी ने उस रात सही समय पर आकर मुझे मेरी दवाइयाँ दे दी थी। मैं आपकी बेटी का शुक्रगुजार हूँ। इतना कहने के बाद वो दोनों बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। अनिका आर्यन को वहाँ पर छोड़कर आगे आकर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखती है। वो देखती है कि पार्टी में कितने सारे बिजनेसमैन आए हैं और ये सभी जाने माने हस्ती थे। अनिका पार्टी में चलते चलते एक जगह पर आकर बैठ जाती है और मन में कहती है, यहाँ पर खाने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। सब के सब यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ना बोर्ड लगा देना चाहिए था कि ये पार्टी बिजनेस मीटिंग के लिए है, तो कृपया अपनी पार्टनर को ना लेकर आएं क्योंकि वो भी यहाँ पर आकर परेशान हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर वो लगा देंगे तो उनका नुकसान नहीं हो जाएगा। अनिका इन्हीं सब ख्यालों में होती है। दक्ष जो किसी से बात कर रहा था, जब उसने देखा कि आर्यन मिस्टर खुराना के साथ बात कर रहा है, ये देखकर वो अपनी प्यारी सी भाभी को ढूंढने लगता है। दक्ष को उसकी प्यारी भाभी एक टेबल के पास बैठी हुई नज़र भी आ जाती है, तो वो अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दक्ष अनिका के पास आकर खाली जगह पर बैठ जाता है।
अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर दक्ष की तरफ देखकर कहती है, एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त कभी बिस्तर से गिर गया था क्या? दक्ष को अनिका की ये बात समझ नहीं आती है और वो कन्फ्यूजन भरे चेहरे के साथ अनिका की तरफ देखकर कहता है, भाभी आपके कहने का मतलब क्या है? अनिका गुस्से में दक्ष की तरफ देखकर कहती है, उसने मुझे सुबह नहीं बताया था कि वो इस बोरिंग सी पार्टी में लेकर आने वाला है। और तुमने भी मुझे सिर्फ इतना बताया कि एक पार्टी में जाना है। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये पार्टी बिजनेसमैन लोगों के बीच की है? इतना कहकर वो अपने चारों तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ पर सबके सब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं और उनकी पार्टनर जो उनके साथ आई हैं वो अपने दिखावे में बिजी हैं। मैं पूरी तरह से यहाँ पर बोर हो रही हूँ और तुम्हारा दोस्त, उसकी तो बात ही मत करो, एक नंबर का बेवकूफ़ है वो। दक्ष अनिका के मुंह से ये सब सुनकर हंसने लगता है। हंस हंस कर वो अपना पेट पकड़ लेता है और मन में कहता है, मेरी भाभी ही इस आदमी को बेवकूफ़ कह सकती हैं। और भाभी ने क्या कहा, बिस्तर से गिर गया था। ये सोचकर ही वो इमेजिन करने लगता है कि आर्यन बिस्तर से गिरता हुआ कैसे दिखेगा। ये सोच सोच कर वो भी हंसे जा रहा था। अनिका आर्यन को इस तरह हंसते हुए देखकर मन में कहती है, मैंने कौन सा जोक मार दिया जो ये इतना हंस रहा है? दोनों दोस्त एक जैसे हैं, एक बेवकूफ़ है तो दूसरा गधा। दक्ष ने अगर अनिका के मुंह से अपने लिए गधा शब्द सुन लिया होता तो बेचारे को कितना ज़्यादा बुरा लगता कि उसकी भाभी उसे गधा समझती है। दक्ष अपनी हंसी को कंट्रोल करके सीरियस होकर कहता है, भाभी इस पार्टी में आर्यन नहीं आने वाला था, लेकिन वो इस पार्टी में आपकी वजह से आया है। अनिका कंफ्यूज होकर दक्ष की तरफ देखती है। अनिका को इतना सोचता देख दक्ष उसे अपनी बात को समझाता है। दक्ष बोला, वो इसलिए क्योंकि आर्यन नहीं चाहता था कि आपको कोई भी आकर परेशान कर जाए, जैसा कि आपकी दोस्त ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके आपको परेशान करने की कोशिश की थी। अनिका अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, इससे आर्यन का क्या मतलब? दक्ष अनिका की तरफ देखकर कहता है, भाभी आपकी इतनी ज़्यादा भोली हो, इतनी भोली क्यों हो? और मन में कहता है, तभी तो मेरा दोस्त आसानी से आपको परेशान करता है। वो अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। दक्ष बोला, वो भाभी इस तरह से कि अगर आप मेरे दोस्त के साथ इस पार्टी में आई तो यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन मौजूद हैं वो आपको आर्यन के साथ देखकर इतना तो समझ चुके होंगे कि आप आर्यन के लिए कितनी ज़रूरी हैं, तो वो अपने घर वालों या फैमिली मेम्बर्स को आपके बारे में बता देंगे, जिससे कि अगर आपको कोई बुली करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले वो 100 बार सोचेगा। अनिका बोली, अच्छा, लेकिन अनिका को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वो दक्ष के सामने ऐसा दिखाती नहीं है, वो दिखाती है कि उसे सब समझ आ गया है। दक्ष अपने मन में बोला, मुझे ये पता है कि जब आर्यन को इनविटेशन आया था तो आर्यन ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन उसने कुछ सोचकर इस पार्टी के लिए हाँ कर दी, वरना वो कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाता है। उसका इस पार्टी में आने का सिर्फ इतना मकसद था कि वो सबके सामने ऐलान कर देना चाह रहा था कि अगर उसकी अनिका को किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो उसके सामने आर्यन मल्होत्रा खड़ा रहेगा। और मैं जितना जानता हूँ यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान मेरे दोस्त आर्यन के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर करी तो शायद वो मुंबई शहर में ही ना दिखे। अपने ख्यालों से बाहर आकर वो अपने दोस्त की तरफ देखता है। आर्यन अपने सामने खड़े एक आदमी से बात कर रहा था। आर्यन थोड़ी देर में अपनी तिरछी नज़र से अनिका को देख रहा था। उसे अनिका की पल पल की खबर थी कि अनिका अभी कहाँ बैठी है और क्या कर रही है। आर्यन सामने खड़े इंसान से बात करके अनिका की तरफ बढ़ता है। आर्यन अनिका के पास जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की को देखकर आर्यन को बस उस पर गुस्सा आ रहा था। आर्यन ने इमोशनलेस चेहरे के साथ तीखे स्वर में कहा, मेरे सामने से हट जाओ। वो लड़की, जिसने देखा कि उसकी आंखों के सामने आर्यन मल्होत्रा द ग्रेट बिजनेसमैन टाइकून खड़ा है, ये देखकर वो आर्यन मल्होत्रा की तरफ अपने आप खुद ब खुद चलते हुए उसके पास पहुंच गई। लेकिन आर्यन के तीखे शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो लड़की चुपचाप से वहां से चली जाती है। आर्यन उस लड़की के जाने के बाद एक प्यारी सी स्माइल लेकर अनिका के पास जाता है। अनिका अपने फ़ोन में मोनिका से बात कर रही थी कि उसने देखा कि आर्यन उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गया है। ये देखकर उसका मुंह बन जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके मोनिका से चैटिंग करने लगती है।
कहानी में जल्द ही बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।